स्वागत है 360 एकेडमी पर। और हम आज से शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। राइट, तो शुरू करते हैं गुप्त वंश। तो देखिए, इसके पहले हमने बहुत सी चीज़ों को पढ़ भी लिया है और आज से हम क्या शुरू करते हैं, नया चैप्टर हमारा रहेगा गुप्त वंश। तो हेडिंग डालिए गुप्त वंश। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं हमें पढ़ना कितना है और कौन कौन से शासक हैं, तो उनको हम एक झलक देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसके पहले की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल बोले तो गुप्त वंश के पहले मौर्योत्तर वंश था, और मौर्योत्तर वंश के पहले जो हमारा वंश चल रहा था उसको हम बोलते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बाद हमने आपको बताया था कि मौर्य वंश कई भागों में टूट गया। तो कई भागों में टूटा तो उसको हम एक साथ पढ़ते हैं और उसका नाम देते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का एक वंश आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम आता है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के गुप्त वंश जो हुआ करते थे शासक, ये कुषाणों के समकालीन अर्थात बोले तो अधीनस्थ हुआ करते थे। ठीक है, तो इनका इतिहास मैंने आप लिंक कर दिया ताकि आपको पता चल जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं क्या, गुप्त वंश। तो पहले शासक देख लेते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण शासक हैं। तो इनके शासकों को ध्यान रखना, हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, क्या इनके शासकों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो हो जाता है अधीनस्थ शासक। ठीक है, क्या बोलेंगे, अधीनस्थ शासक। अधीनस्थ शासक में हम सिर्फ 2 को ही रखेंगे। ठीक है, सबको नहीं रखना है, सिर्फ 2 रखेंगे और उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो पहला हमारा हो जाता है कौन, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। और इसके बाद जो अगला शासक देखेंगे वो इसका बेटा है, उसका नाम क्या है आप लोगों ने सोच भी लिया होगा क्योंकि कुछ लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, पता भी है। तो श्रीगुप्त के बाद इसका बेटा आता है, उसका नाम है घटोत्कच। क्या, घटोत्कच। ये छा नहीं है, चा है। ठीक है, घटोत्कच। तो इसमें 2 ही शासकों को पढ़ेंगे। राइट, अब देखिए यहां पर आते हैं साम्राज्यवादी शासक। साम्राज्यवादी शासक। साम्राज्यवादी शासक का मतलब वो अपने राज्य का विस्तार भी करते थे और शक्तिशाली भी थे। देखो, साम्राज्यवादी होंगे तो जाहिर सी बात है शक्तिशाली भी होंगे। तो फिर हम देखते हैं साम्राज्यवादी शासक में आने वाले कौन कौन शासक हैं। तो पहला शासक हमारा हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अलग है। यहाँ हम पढ़ेंगे क्या, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड। तो यहाँ पर मौर्य शब्द नहीं जोड़ना, तो वहाँ से यहाँ आप अंतर कर पाओ, ये जरूरी है। ठीक है, तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये होगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्यों प्रथम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेकंड आने वाला है। ठीक है, राइट, सेकंड आएगा इसलिए प्रथम तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आएगा वो हमारा आएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या होगा, समुद्रगुप्त। अब देखो, नाम जैसा है समुद्रगुप्त, ऐसा इसका काम भी था। अभी पढ़ेंगे तो समझ जाओगे, बहुत अच्छी कहानी है इसकी समुद्रगुप्त की। तो नाम के अनुसार इसका कार्य भी था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं रामगुप्त। ठीक है, क्या, रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त। और रामगुप्त के बाद हम बोलेंगे क्या, ये इसी का होगा, बस सेकंड जुड़ जाएगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकंड। अब इसके बाद कुछ और शासक आएंगे 2-3, उनको साम्राज्यवादी शासक के रूप में ही पढ़ना है। एक होगा कुमारगुप्त प्रथम और एक होगा स्कंदगुप्त। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कुमारगुप्त प्रथम, और इसके बाद हम आगे जो देखेंगे वो होगा स्कंदगुप्त। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्कंदगुप्त। तो इतने शासकों को हम पढ़ेंगे साम्राज्यवादी शासक में। और इसके बाद जो शासक आते हैं उनकी परंपरा कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर परंपरा हो जाती है तो जाहिर सी बात है क्या, जो राज्य होगा वो ख़त्म हो जाएगा, राज्य धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो इसके बाद तीसरा जो हमारा फेज रहेगा गुप्तों का, तो उसको हम बोलते हैं कमज़ोर शासक। कमज़ोर शासक। ठीक, अब कमज़ोर शासक हैं इसका मतलब राज्य का पतन शुरू है। ठीक है, तो पहला हम यहाँ कई शासक हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं
उन्हीं को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा रहेगा भानुगुप्त, ठीक है, पहला क्या रहेगा भानुगुप्त, और अगला हमारा रहेगा विष्णुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त विष्णुगुप्त। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या, अगर आपसे पूछा जाए संस्थापक तो श्रीगुप्त, और यदि आपसे पूछा जाए अंतिम तो विष्णुगुप्त, राइट। इतना तो आप लोग समझ गए। अब इसको हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको हम अवश्य निकालेंगे। बस आप सुनते रहिए और नोट करते रहिए, ठीक है। तो पहला देखिए, इसको तो हम लिखेंगे कि ये जो श्रीगुप्त है ये क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और इन दोनों में अगर हम बात करें तो इनकी जो उपाधि मिला करती है, उपाधि थी वो महाराज की थी, क्या, महाराज की। तो इन दोनों की उपाधि महाराज की हुआ करती थी। और आप लोग जानते हो महाराज वही उपाधि लेता था जो अन्य शासकों के अधीन होता था। इसका मतलब कि ये दोनों किसी ना किसी वंश के अधीन रहे होंगे। तो हमने आपको पहले बता दिया कि अधीन किसके थे, तो ये अधीनस्थ शासक कुषाणों के अधीन हुआ करते थे। किसके, कुषाणों के अधीन हुआ करते थे। इतना तो समझ में आया, ठीक। तो इनकी दोनों की उपाधि महाराज की, कोई यहाँ से सिक्के नहीं चलाए गए, ठीक है, अभी फिलहाल कोई सिक्के नहीं, उपाधि महाराज की है और अधीनस्थ हैं, बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद शुरुआत जो होती है वो चंद्रगुप्त प्रथम से होती है, ठीक है। तो हमने इसको देख लिया है, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसको थोड़ा देखना है, क्योंकि रियल में जो शुरुआत होती है गुप्तों की, वो जो दूसरा फेज है हमारा साम्राज्यवादी शासक, यहाँ से शुरू होती है। तो पहला आप हेडिंग डालेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो थोड़ा इसमें जानना है, बहुत कुछ नहीं है। तो पहला पॉइंट तो बन जाता है कि गुप्तों में सर्वाधिक सर्वप्रथम सिक्के चलाए गए, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। पहली बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसने क्या किया, सबसे पहले गुप्तों में सिक्के चलाया। अर्थात यहाँ पर कोई सिक्कों का प्रमाण नहीं मिलता है। और आप लोग सीतापुर से हो तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के सीतापुर में भी पाए गए, ठीक है। अब सीतापुर में कहाँ पाए गए तो इतिहास में नहीं मिलता है, लेकिन सीतापुर से मिले हैं, किसके, तो चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के मिले भी। हमने शायद देखा भी था, एक बार जा रहे थे बाहर टहलने के लिए, तो एक किसान खेत की जुताई कर रहा था, तो उसी समय, ठीक है, उसी समय क्या हुआ, जुताई करते समय एक घड़ा हुआ करता था, वो सिक्कों से भरा था। तो उस घड़े क्या हुआ, जब ट्रैक्टर चल रहा था तो उसकी जुताई के दौरान उस घड़ा जो था वो फूट गया और उससे सिक्के बाहर निकल आए। तो हमने भी उठा के लाया था। तो शायद मैं अब अनुमान लगाता हूँ, बचपन की बात है, तो अब मैं अनुमान लगाता हूँ कि शायद वो सिक्के जो रहे होंगे वो चंद्रगुप्त प्रथम के रहे होंगे। लेकिन कौन इतना इतिहास पढ़ चुके थे, इतिहास के बारे में पता नहीं था। नहीं तो वर्तमान में अगर कोई सिक्का मिलता तो उसको लैब में पहुंचाता कि हाँ ये किसका होगा, तो उसका पता किया जाता, ठीक है। तो पुरानी बातें हो गई, चलो। तो इसने सबसे पहले क्या, पहली बात कि सिक्कों का प्रारंभ अगर गुप्त वंश में कराया तो सबसे पहले किसने कराया, चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसकी दूसरी खास बात होती है कि इसने एक अपना खुद का कैलेंडर शुरू किया था, ठीक है, यानी कि अपने सिस्टम से अपनी राज्य व्यवस्था को चलाना चाहता था और तारीख दिन हो वो इसके खुद के कैलेंडर से चले। इसीलिए ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम ने एक कैलेंडर चलाया जिसको हम बोलते हैं गुप्त संमत। क्या बोलेंगे, गुप्त संमत। इसको आप लोग ध्यान रखना है। और इसका समय है 319 AD से प्रारंभ करवाता है। तो गुप्त संमत चलाने वाला कौन शासक है, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त प्रथम। तो इतना आपके लिए पर्याप्त है गुप्त वंश से संबंधित, ये चंद्रगुप्त प्रथम के लिए, ठीक है। अब आगे हेडिंग डालिए समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त इसका बेटा है और इसकी बहुत अच्छी कहानी है, बस थोड़ा सुनते रहिए और आपको हम दिखाते हैं क्या सिस्टम इसका था और क्या इसकी व्यवस्था थी। तो हेडिंग डालिए समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त। चलिए देखिए समुद्रगुप्त के बारे में खास बात क्या है। तो बेटा किसका है? चंद्रगुप्त प्रथम का। अब देखिए इसकी जो खास बात है कि इसका जो उद्देश्य है धरणबंधा, ठीक है, धरणबंधा। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए धरती को बांध लेना, आपने सुना होगा, ये तो सिर्फ इसका उद्देश्य है। लेकिन आपने देखा होगा जो सिकंदर महान विश्व विजय के लिए निकला था तो पूरे विश्व का विजेता बनना चाहता था। अब ये धरती को बांधना चाहता, बात एक ही है, लेकिन ये भारत के संदर्भ में है सिर्फ। तो जिस प्रकार सिकंदर महान शासक हुआ करता था, वो विश्व विजय के लिए निकला हुआ था और उसका उद्देश्य था कि पूरी पृथ्वी को जीतना। सेम इसी की कंडीशन है जो समुद्रगुप्त है, इसका भी उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी को जीत लेना। लेकिन अंतर कितना है कि ये केवल भारत के संदर्भ में था, लेकिन नाम तो है धरणबंधा, धरती को बांधना, वो तो अलग बात है, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ जो था वो भारत तक ही सीमित था। और सिकंदर का जो उद्देश्य था वो रियल में बाहर तक था, लेकिन इसका केवल भारत तक। और नाम तो लग रहा है धरणबंधा, फिर भी देखते हैं कि क्या इसका उद्देश्य है। चलो एक छोटा सा मैप बनाते हैं, बना लीजिए आप लोग भी, ठीक है। ये लगभग इंडिया है, ठीक। तो अब केवल समझना है आप लोगों को, ठीक है, लगभग इंडिया। और जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त कहाँ? पटना से शासन कर रहा है, पटना में बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से देखिए जैसे गद्दी पर बैठता है तो अब इसका उद्देश्य क्या है हमने बताया, तो चलो देखते हैं। दक्षिण भारत चलेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे कौन? यहाँ पर मिलेंगे पल्लव, ठीक है, पल्लव वंश यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे गुजरात में शक, यहीं पर मिलेंगे मुरुंड। ये ऐसे वंश है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वंश थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ रहे हैं गुप्त वंश तो इनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी इनसे संबंधित बातें हैं तो हमें पता तो होना चाहिए। आगे जाएंगे तो देखेंगे कुषाण, ठीक, कुषाण मिलेंगे। यहाँ पर मिलेंगे नागवंशी शासक और यहाँ पर कुछ देसी शासक, ठीक है। आप ध्यान से समझिए कहानी क्या है, ठीक। समुद्रगुप्त दक्षिण भारत जाता है और पल्लवों को जीत लेता है। पल्लव शासक जो हुआ करते थे उनको पूरी तरह जीत लेता है, लेकिन पल्लव शासक क्या करते हैं? खुशामद कर लेते हैं, दया दिखाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि समुद्रगुप्त इनके राज्य को जीतता है और उसके बाद फिर वापस कर देता है। क्यों? आपको पता है कि किसी की खुशामद कर लें तो अपना काम हल हो सकता है। आप अगर सोचें कि मैं लड़ाई करने से अपना काम हल कर लूं तो संभव नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल अगर बात करेंगे तो संभव होता है, ठीक है। तो ये तो आप पता है आपको। तो जैसे देखिए समुद्रगुप्त इनके राज्य को जीतता है, ये फिर दया दिखाते हैं, खुशामद करते हैं, तो खुशामद कर लेते हैं तो फिर समुद्रगुप्त इनको छोड़ देता है। तो इसको हम शुद्ध भाषा में क्या कहेंगे? तो इसको शुद्ध भाषा में कहेंगे, ठीक है, ग्रहण मोक्षान ग्रह की नीति, ठीक है। ग्रहण मोक्षान ग्रह की नीति मतलब एक बार पहले राज्य को ग्रहण किया और फिर खुशामद कर लिया, ठीक है, दया दिखाया, तो फिर उन्होंने क्या किया? उस राज्य को वापस कर दिया। तो ध्यान रखना, आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि समुद्रगुप्त ने पल्लवों के प्रति ग्रहण मोक्षान ग्रह की नीति अपनाता है। पहला पॉइंट आपका बन गया, ठीक। अब देखिए इधर चलते हैं। अब देखो इधर जो हम शासक देख रहे हैं वो सारे के सारे विदेशी हैं। ये तो आपको पता है कि जो शक हैं ये भी विदेशी हैं। आए कैसे, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। मुरुंड ये भी विदेशी हैं और कुषाण ये भी विदेशी हैं। तो आपको एक खास बात पता होगी कि जो विदेशी लोग होते हैं वो बात के पक्के नहीं होते हैं, लेकिन पहले समय में भारतीयों में एक विशेषता पाई जाती थी कि वो बात के पक्के होते थे, जो कहते थे वो करते थे। एक कहावत भी सुना होगा, रकुल रीत सदा चली आई, ठीक है। तो ये भारत के संदर्भ में पहले बहुत सही बैठती थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। पता है कि फ़ोन पर जैसे हम बात करते हैं तो हैं कहाँ? लखनऊ में, बताते कहाँ हैं? दिल्ली में, ठीक है।
तो अब वर्तमान में हम लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलना किससे सीखा? अंग्रेजों से सीखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको पता है कि ये विदेशी हैं और हमारी बातों को मानेंगे नहीं, तो फिर इन तीनों शासकों को पकड़ता है। शक का जो शासक है और मुरुंड, ठीक है, यहाँ का शासक और कुषाण का शासक, तीनों को पकड़ता है। देखिए, कभी कभी दुश्मन को काट देना अच्छा होता है, कभी कभी उसको ना मारना ना काटना अच्छा होता है, क्योंकि अब करना क्या है, उस समय की नीति बताएगी हमें क्या करना है, ठीक है। तो इनको काटता नहीं है, इनकी हत्या नहीं करता है, इनको पकड़ लेता है। कहता है कि कहो तो छोड़ दूं, समुद्रगुप्त कहता है कि कहो तो छोड़ दूं। अब कौन कहेगा ना छोड़ो? तो कहता है ठीक है, छोड़ने के लिए अपनी कन्या हमें दे दो, ठीक है। तो पहले आप जानते हो कि शासक जो हुआ करते थे 10-20 पत्नियां होती थीं, और 10-20 पत्नियां हैं तो 150 तो बच्चे हो ही जाते थे, और 150 बच्चे तो उसमें कुछ बच्चियां भी रही होंगी, ठीक है। तो ये तो जानते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, शक, मुरुंड और कुषाणों के जिसकी जितनी सासों की बेटियां थी उन सबको ले लेता है। और अगर उसको सबको लेता है तो हम इस क्या बोलेंगे, कौन सी नीति रहेगी, या इनके प्रति कौन सी नीति चलाता है? तो ध्यान रखना, कन्योपदान की नीति। तो कौन सी हो जाएगी? कन्योपदान की नीति। तो दूसरा पॉइंट आपका बन जाता है कि समुद्रगुप्त शक, मुरुंड और कुषाणों के प्रति कन्योपदान की नीति अपनाता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा। अब आगे देखिए, ऊपर चलते हैं। ऊपर जाएंगे तो देखेंगे है नागवंशी। कौन? नागवंशी। और यहीं पर कुछ और शासक हैं, जैसे अच्युत, ठीक, और भी शासक हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो यहाँ के शासक हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, जाता है, इनको पराजित करता है, फिर वापस आता है और फिर क्या करता है, इनसे कहता है कि भैया टैक्स भेजते रहना। अब ये टैक्स भेजेंगे, लेकिन फिर ये क्या करते हैं, टैक्स नहीं भेजते हैं और पुनः फिर इसके दरबार में नहीं आते हैं। तो इसकी वजह से फिर हमला करता है और जितने नागवंशी अच्युत है सबको ख़त्म कर देता है, और ख़त्म करके फिर पूरा जो राज्य नागवंशी लोगों का था और अच्युत का था उन सबको अपने राज्य में मिला लेता है। तो संपूर्ण राज्य, बाहरी क्षेत्रों को, संपूर्ण राज्य को मिलाना शुद्ध भाषा में क्या बोलेंगे? प्रसवोद्धरण की नीति। क्या? प्रसवोद्धरण की नीति। तो ध्यान रखना, समुद्रगुप्त इन लोगों के प्रति कौन सी नीति अपनाता है? प्रसवोद्धरण की नीति, ठीक। चलो, इसको ध्यान रखना, दा है भैया, अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है, प्रसवोद्धरण की नीति। तो अगला पॉइंट आपका बन जाता है कि समुद्रगुप्त नागवंशी अच्युत से संबंधित प्रसवोद्धरण की नीति अपनाता है, मतलब कि उनका पूरा राज्य हड़प लेता है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर जाएंगे तो कुछ देसी राजा मिलेंगे, और देसी राजाओं पर विश्वास होता है कि जो कहेंगे वो करेंगे, वो तो उसको पता था, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, यहाँ पर भी हमला करता है, और ये भी कहते हैं भाई टैक्स भेजते रहेंगे, आप करो कुछ ना, शासन हमें करने दो। तो समुद्रगुप्त कहता है ठीक है, आप टैक्स, कर को समय समय पर भेजते रहना और हर महीने आना, प्रणाम करना, चले जाना, ठीक है। पता तो चले कि आप हमारे संपर्क में हो, नहीं आओगे तो हमें पता कैसे चलेगा, है ना। आज वर्तमान में देखा होगा, प्रधान जी बैठते हैं तो 10-20 लोग वहाँ पर उनके चिमचा बैठे रहते हैं, तो इसको भी पता चले कि हमारा कौन हमें मानता है, तो हमें मिलने के लिए आए, तो प्रणाम करने के लिए आए। तो फिर इनके साथ कौन सी नीति अपनाता है? सर्वकर प्राणायाम की नीति। तो इसको क्या लिखेंगे? सर्वकर प्राणायाम की नीति। तो अगला पॉइंट आपका बन जाता है कि समुद्रगुप्त देसी राजाओं के प्रति सर्व कर प्राणायाम की नीति अपनाता है कि आते रहो, टैक्स देते रहो, प्रणाम करो, चले जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है, और कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।